हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट सेकंड है। पहला पार्ट बन चुका है और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। उसमें मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। आप उसको ज़रूर देखें। आपको उसे देखने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे जो बेसिक से बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं इन लेक्चर्स को ख़त्म करने के बाद, इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस भी करूँगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम फाइनल बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप कॉन्शियस होकर अपना काम करिए, मेहनत करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए और आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए। और रही बात चैप्टर्स ख़त्म होने की, तो आप उसको लगातार पढ़ते रहें और रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। आप इसको मेन लेक्चर के लिए भी इस वीडियोस को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये केवल बेसिक से बताया गया है, ऐसा नहीं कि केवल शॉर्टकट है। आप इसमें अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो हमने पहले ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी है। अब हम जो बात करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो पहले मैं बता दूं इसका डेफिनेशन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच या वेयर टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज विथ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप आर रिक्वायर्ड। इसमें दो जगह पे आपको ध्यान देना है। एक है टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज और दूसरा है विथ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। जैसे यहां पे दो चीज़ों का मिलना तो एकदम मस्ट है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में अगर कैपेबल है और एक ऑर्गेनिज्म में अगर दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहा है तो इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ले लेंगे। तो सेक्सुअल में लेने का मतलब भी है कि दो ऑर्गेनिजम्स को हमको लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो स्पीसीज उनकी सेम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मान लीजिए आप ह्यूमंस को ही ले लीजिए। तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कराने के लिए आप किन्हें लेंगे? तो आप कहेंगे ह्यूमन को ही लेंगे सर, एक आदमी मेल होगा और दूसरी फीमेल होगी। ठीक, तो यही मैंने बोला है, ये ह्यूमन जो हैं, सारे ह्यूमन क्या हैं? एक ही स्पीसीज हैं, सेम स्पीसीज के हैं, है ना। सारे ह्यूमंस एक ही स्पीसीज के हैं, लेकिन ये इससे अलग है और ये इससे अलग है। ये एक दूसरे से क्या है? अलग हैं। जेनेटिकली इनके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जेनेटिकली ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट तो हैं, लेकिन ये जो स्पीसीज हैं वो सेम हैं। तो जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो ये किसी तरह से आगे प्रोसेस में हम समझेंगे ये क्या करेंगे, एक नए इंडिविजुअल को जन्म देंगे। आपको मैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब एक बात बताएं, अगर आपको कहा जाए कि आप क्या करें कि आप एक पेन लीजिए, ठीक है, एक पेंसिल लीजिए। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने पेंसिल लिया था क्योंकि ये ज़्यादा कनेक्टिव है, आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाइएगा। ये एक पेंसिल है और फिर दूसरा एक पेंसिल लीजिए, आप दूसरे किसी कलर का एक पेंसिल लीजिए। अब चाहें तो दोनों को मिला सकते हैं। मिला सकते कि नहीं मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। इन दोनों को मिला करके एक नया पेंसिल बना सकते हैं। लेकिन पेन और पेंसिल को क्या मिला सकते हैं? पेन और पेंसिल को मिलाकर कुछ नया बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से में एडजस्ट ही नहीं करेगा। तो हमें सेम चीज़ में ही चेंजेस करके ही कोई काम करना है। बात समझ रहे हैं आप? तो स्पीसीज सेम होना चाहिए। जैसे अगर एनिमल में ले रहे हैं, एनिमल्स में अगर हम ले रहे हैं तो एनिमल्स में जैसे मान लीजिए डॉग,
है ना। तो डॉग डॉग के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक मेल एक फीमेल। तो ये हो गया सेम स्पीसीज, लेकिन मेल का जेनेटिक मेकअप अलग है, फीमेल का थोड़ा सा अलग है। अब दूसरे में नहीं जा सकते हम, कैट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो बिल्कुल इससे डिफरेंट हो जाएगी। आप खुद सोचिए, डॉग और कैट मिलकर के क्या बनाएंगे, तो वो कुछ होगा ही नहीं उसमें। ठीक, तो यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स होंगे जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते होंगे, डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनका जीनस सेम होना बहुत ज़रूरी है, और उनका जेनेटिक जो मेकअप होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज धरती पे हैं, वो सारे एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट ही होते हैं, भले वो दो आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो। मतलब जुड़वा बच्चे भी आपस में दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन जेनेटिकली वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। किसी भी आदमी का जीन यहाँ 100% मैच नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने ये एक कलर लिया, ठीक है, और आपने ये एक कलर लिया, आपने इन दोनों को मिलाकर एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया। तो आप मुझे बताइए अब कि ये जो नया कलर का कॉम्बिनेशन बना है, क्या ये दोनों में के 100% सिमिलर होगा? नहीं, ये इसका अपना एक कैरेक्टर हो जाएगा। फिर अगर ये किसी के साथ मिलता है तो फिर एक नया कलर बना लेगा, फिर ये किसी के साथ मिलता है तो नया कलर बना देगा। तो यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जितनी बार होता है उतनी बार इसमें नए नए चेंजेस और वेरिएशन आने लगते हैं, और ये चेंज बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। चेंज क्या लाएगा? वेरिएशन। और वेरिएशन क्या होगा? बदलाव थोड़ा होते 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 आने वाले टाइम पे कुछ समय के बाद, हज़ारों लाखों साल के बाद, आपको एक नया स्पीसीज देखने को मिल जाएगा। मैंने बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया था कल कि जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, पहले के मोबाइल फ़ोन्स को देखिए और आज के मोबाइल फ़ोन को देखिए, तो कहीं ना कहीं उसी पुराने मोबाइल फ़ोन में चेंज लाते लाते हम क्या कर दिए हैं, आज हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो इतना एडवांस और डेवलप्ड है। तो इसी में ना चेंज लाया गया होगा, है कि नहीं? उसी मोबाइल फ़ोन में, उसी पुराने मोबाइल फ़ोन में कुछ कुछ जोड़ जोड़ के लेकिन देखिए आज वो बिल्कुल गायब ही हो गया है। तो गायब नहीं है, वो मॉडिफाइड फॉर्म आज हमारे हाथ में वही है। आइडिया तो कहीं ना कहीं वहीं से मिला था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चीज़ें आकर के मिलती हैं, दो चीज़ें मिलेंगी, जमा होंगी, चेंजेस आएंगे, तब जाके कोई नया इंडिविजुअल बनेगा। ठीक, तो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें ये थोड़ा सा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्लो प्रोसेस है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे आप तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो ही जाता है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने खुद जो है पूरा इन्वॉल्व नहीं होकर के अपनी बॉडी के कुछ स्पेशल सेल्स को इन्वॉल्व कर देता है, जिनको गैमेट्स बोलते हैं। अब एक ह्यूमन बीइंग अपने बॉडी को काट के तो दो पार्ट में अलग नहीं हो सकता, दो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो क्या करता है, अपने बॉडी के कुछ स्पेशल सेल्स, जिनको गैमेट्स बोलते हैं, उनको बनाता है, और फिर दूसरे पेरेंट से मिल करके उसके गैमेट्स के साथ मिला करके इसके गैमेट दोनों मिल करके एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। समझ रहे बात? तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये फार कॉम्प्लेक्स देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोस्टली सीन इन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली कुछ फेजेस और कुछ इवेंट्स में बांट सकते हैं, है ना। जैसे हम बेसिस लेंगे इसको अलग अलग फेजेस सॉरी, हम इसको अलग अलग इवेंट में बांटेंगे, और क्या बेसिस लेंगे, क्या किस आधार पे बांटेंगे, तो फर्टिलाइजेशन हम बेस लेंगे। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को। तो एक हम ले लेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या प्री फर्टिलाइजेशन फेज, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसी 3 फेजेस में कंप्लीट कर दिया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबको सब में से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें ये इवेंट्स होने हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन के पहले की जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी फंक्शंस बॉडी में हो रहे हैं, उनको हम इस इवेंट में ले लेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें, वो होता है, इसमें हम लेंगे क्या क्या सॉरी, इसमें हम लेंगे क्या क्या, तो इसमें हम लेंगे सेक्सुअल ग्रोथ, जिसको आप सेक्सुअल मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ गैमेट फॉर्मेशन, जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन के पहले इसका हो जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ये बहुत ही लंबा चल जाएगा। देखिए, सेक्सुअल ग्रोथ की बात करेंगे तो सेक्सुअल ग्रोथ से भी पहले ग्रोथ होता है, ठीक है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है किसी भी जानवर या फिर इंसान का, तो वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो सेक्सुअल ग्रोथ अभी थोड़ी अटेंड करेगा, वो तो ठीक से चल भी नहीं सकता। तो उससे पहले की वो जो भी ग्रोथ होंगे उसको भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक बच्चा पैदा हुआ और ये अभी 2-3 साल जो है, 2-3 साल का, वो 2 साल का, तो अभी ये चाइल्डहुड पीरियड में होगा। चाइल्डहुड में भी कौन से, तो प्री चाइल्डहुड पीरियड में होगा। उसके बाद थोड़ा और बड़ा होगा, 10 ईयर्स तक चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेटर चाइल्डहुड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो फेज होगा ये चाइल्डहुड का हो जाएगा। 10+ जाते ही इसमें ड्रास्टिक चेंज आने लगेंगे, यानी कि इसके बॉडी में अपरेंट चेंजेस आने लगेंगे। अपरेंट का मतलब वो चेंजेस जो बिल्कुल दिखते हैं। अब लड़का थोड़ा मैच्योर दिखाई देने लगेगा, उसके फेस पे आप देखेंगे कि बाल आ रहा है, उसका आवाज़ थोड़ा भारी होने लग रहा है, उसका हाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फीमेल्स में भी वही आप देखेंगे, फीमेल्स के बॉडी में भी कुछ चेंजेस आने लगेंगे, जो एक छोटे बच्चे और बच्ची से तो बिल्कुल अलग होता है। तो ये चेंज 10 या 11 ईयर्स के बाद होते हैं। तो ये चेंज जो होते हैं, जिस फेज में होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस में जो चेंजेस होते हैं, मैंने बताया जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसको उन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्यूबर्टी 10 से 12 ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में, और 12 से 14 ईयर्स में बॉयज़ में स्टार्ट होता है। यानी कि बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो बॉडी में किस तरह के चेंजेस, तो सेक्सुअल ग्रोथ के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं, वो जो चेंजेस हैं प्यूबर्टी के लिए एडोलेसेंस पीरियड में, वो इस एजेस में स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही चेंजेस आगे चल करके इंडिविजुअल को सेक्सुअली मैच्योर बना देता है। ये चेंजेस नहीं होंगे तो बॉडी सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाएगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एडोलेसेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एडोलेसेंस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होगा, तभी तो दोनों डिफरेंट होते हैं। जो भी चेंजेस होने हैं, जो भी मेल चेंजेस की अगर हम बात करें और फीमेल चेंजेस की बात करें, यही सब कुछ डिसाइड होगा कि मेल कैसा होगा, फीमेल कैसा होगा। ये सारे जो चेंजेस है, ये दोनों हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होंगे, याद रखिएगा, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। इस टाइम पे, प्यूबर्टी टाइम पे, एडोलेसेंस टाइम पे, हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है। किस तरह के हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो बॉडी में इस तरह के चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो हार्मोन्स हमेशा बन रहे हैं, लेकिन जो हार्मोन बॉडी को डेवलप करने के लिए बन रहे थे, आज उनका सिक्रीशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे मेल हार्मोन जो है उसको आप टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। ये मेल प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब मेल को मेल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेल को मेल बनाने का मेरा मकसद है कि उसका हाइट ठीक होना चाहिए, है ना, उसके फेस आप कह सकते हैं कि मीन्स वो सेक्सुअली मैच्योर होना चाहिए। तो ये जो हाइट हो गया या फेशियल हेयर हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैच्योर होना हो गया, तो ये सारी चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल में ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, आई रिपीट, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये जो दोनों हार्मोन्स है इनके इन्फ्लुएंस में ही प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, प्यूबर्टी टाइम पे, एडोलेसेंस टाइम पे इतने ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है बॉडी को डेवलप करने के लिए कि मेल फीमेल में क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, आप लोग हैं, आप लोगों में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अमाउंट इन द हार्मोन्स। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप डेली बेसिस पे आपका डाइट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, डाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। आपको बेमतलब की बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी चीज़ पे, स्टडी पे फोकस्ड रहने की ज़रूरत है ताकि आपका दिमाग इधर उधर भटके नहीं। देखिए, जो भी मूड स्विंग्स हैं, माइंड का चेंज है, एग्रेशन है, अफेक्शन है, कोई भी चीज़, ये नेचुरल है, इस एज में होता है हार्मोन्स के बेसिस पे, हार्मोन की वजह से। तो हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये बिकॉज ऑफ हार्मोन होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। तो आप फोकस्ड रहिए, स्टडी पे फोकस्ड रहिए, कहानी अपने आप ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। और यही वो एज है जहाँ पे आप बेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ दोबारा, ये जो टाइम पीरियड है लाइफ में, कभी बैक नहीं हो सकता। जब आप धीरे धीरे खुद बड़े होते चले जाएंगे, लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राइट रॉन्ग क्या है, आपको कब क्या कैसे डिसीजन लेना चाहिए। तो जब आप 18 प्लस में आते हैं, जब आप 18 के हो जाते हैं, तो आप हो जाते हैं एडल्ट, यानी कि अब आप सेक्सुअली मैच्योर हो गए, अब आप सेक्सुअली मैच्योर हो गए। तो अभी हम शुरू करेंगे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट की बात कर ले। प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर होता है। अब सिंपल कभी भी ये सवाल पूछता है कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोलिएगा फ्लावर। ठीक है, फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसको हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शामिल होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हो सकता है कि देखिए, अब इसके बेसिस पे, अब क्योंकि मेल, इंसान में क्या है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो प्लांट में भी ऐसा होता होगा, मेल फ्लावर होता होगा, फीमेल फ्लावर होता होगा, बिल्कुल होता है। कुछ प्लांट तो ऐसे भी होते हैं जिनके एक ही फ्लावर में दोनों ही पार्ट्स होते हैं। इंसान में भी ऐसा होता है लेकिन वो काम का नहीं होता। लेकिन प्लांट्स में होता क्या है कि एक फ्लावर में कई बार दोनों पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे क्या कहते हैं। सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते, पहले मैं आपको क्लियर करके बता दूं, है ना। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्लावर रिप्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ में जो माने कुछ फ्लावर तो ऐसे हैं जिसमें पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है। जैसे रोज़ फ्लावर की आप बात कर लीजिए। अब रोज़ फ्लावर को देखिएगा तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा मेल फीमेल पार्ट, लेकिन क्या उनका रोल है रिप्रोडक्शन में? नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि रोज़ के फ्लावर से न्यू रोज़ प्लांट नहीं उगाया जा सकता। तो जब नया बच्चा ही नहीं बना तो रिप्रोडक्शन कैसे सबसे सक्सेसफुल हुआ? बात समझ रहे हैं? तो रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना बहुत ज़रूरी है, नए ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन बहुत ज़रूरी है है ना। तो फ्लावर को आप एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में क्या क्या होता होगा? सबसे पहले तो एक स्टॉक होता होगा यहाँ से, फिर इधर से आपको एक, मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पेडिकल होता होगा, एक थैलस होता होगा,
ये अलग पार्ट दूसरे। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं थैलस, और इसको एक साथ पेडिकल बोल सकते हैं। ये जो आप ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, जब एक फ्लावर बड होता है, कली होती है, तो फूल को यहीं कवर करके रखता है ऐसे बंद करके, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, और ये जो कलरफुल पार्ट होता है, पंखुड़ियाँ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स। इनको क्या बोलते हैं? पेटल्स। ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं बीच में, ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ये पूरा पार्ट एक्चुअली फीमेल पार्ट है। ये क्या है? फीमेल पार्ट है, तो आप इसको कार्पेल या फिर पिस्टिल कह सकते हैं। पूरा फीमेल पार्ट, इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे। और ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये चाहिए, इसको हम लोग एक वर्ड में स्टेमन बोलते हैं। तो ये एक टिपिकल फ्लावर होता है। ठीक है, मैंने ये एक कंप्लीट फ्लावर बनाया है, मतलब एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट, ताकि अलग अलग बनाने की ज़रूरत ना पड़े। समझे? तो ये एक टिपिकल फ्लावर होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इनमें, ये रिप्रोडक्शन के लिए ऐसे फ्लावर्स होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि जैसे हम लोग इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो हम या तो मेल हैं या फीमेल हैं। उसी तरह से भी प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में भी फ्लावर या तो हो सकता है कंप्लीट मेल हो, या हो सकता है कंप्लीट फीमेल हो, या फिर दोनों ही हो, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेल और फीमेल पार्ट्स, है ना, अगर किसी फ्लावर में कौन से पार्ट्स हैं, दोनों हैं, उस बेसिस पे फ्लावर दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है सिंगल, बाई मतलब होता है दो, और सेक्स का मतलब होता है मतलब जेंडर मेल फीमेल। यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वैसे फ्लावर्स जिनमें सिंगल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, सिंगल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, अब इसमें आप या तो मेल ले लीजिए या फीमेल ले लीजिए। और बाइसेक्सुअल में क्या, दोनों ही लेना पड़ेगा, मेल भी लेना पड़ेगा और फीमेल भी लेना पड़ेगा। ये फीमेल है, ये मेल है, दोनों ही पार्ट्स लेने होंगे। दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जैसे जब हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें आपको पपाया है और वाटरमेलन है। बाइसेक्सुअल में आपको मस्टर्ड आप ले सकते हैं, सॉरी। तो ये पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि इसमें मेल प्लांट और फ्लावर अलग होता है, मतलब मेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है। वाटरमेलन में वही कहानी है। मस्टर्ड को ये दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि ये मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड में क्या होगा कि हो सकता है कि एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों हो, या फिर एक ही प्लांट में दोनों हो, इधर मेल हो इधर फीमेल हो। मैं पहले ये आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो इसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है और फ्लावर जो हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, मतलब एक ही प्लांट में एक साइड हो सकता है, माने उसमें ही कहीं पे मेल पार्ट है और उसमें ही कहीं फीमेल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे प्लांट बाइसेक्सुअल हो जाता है। ऐसा भी होता है। देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या बाइसेक्सुअल प्लांट्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा बहुत कम स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते रिप्रोडक्शन के लिए। क्यों? अब मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, इसमें फीमेल पार्ट भी है और इसमें मेल पार्ट भी है, तो ये दोनों कहीं इनको जाने की ज़रूरत नहीं। इस फीमेल पार्ट को मेल इसके बगल में ही है, जब ज़रूरत पड़ेगा ये आपस में मिल के रिप्रोडक्शन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, मेल फ्लावर है, और ये एक फीमेल फ्लावर है, अब यहाँ से इसको दूर जाना, इसको किसी दूर प्लांट पे डिपेंड होना हो, पता नहीं वहाँ से ये जो गैमेट है, जो इसका पॉलन है, यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जो होंगे
या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होंगे उनको थोड़ी दिक्कत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। यही कारण होता है कि जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, मोर पॉलन ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना होता है, मान लीजिए कि ये एक स्टेमन है और यहाँ पे एक फीमेल पार्ट है, फीमेल फ्लावर, तो यहाँ से उड़ के यहाँ पे आना है इसके पॉलन ग्रेन को। अब यहाँ से यहाँ तक आने में पता नहीं कितना पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, हवा से उड़ के चला गया, पानी में बह गया, कीड़े मकोड़े आ गए, रुक के खा गए, तो इसको ज़्यादा संख्या में बनानी पड़ती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को। बाइसेक्सुअल में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से ऐसे फ्लावर को बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना पड़ता है गैमेट्स बनाने के लिए, है कि नहीं? तो आगे समझते हैं मेल पार्ट को। ठीक है, अब हम डिटेल में फ्लावर के मेल पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेल पार्ट को एक वर्ड में स्टेमेन बोलते हैं और उसका जो टेक्निकल टर्म यूज होता है वो होता है एंड्रोसियम। एंड्रो वर्ड का मतलब ही होता है मेल, एंड्रो का मतलब होता है मेल, एंड्रोलॉजी मतलब द पर्सन हु स्टडीज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोलॉजिस्ट। और एंड्रोलॉजी में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्टेमेन, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी एक वर्ड है मैन। ठीक है, तो देखिए मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, मान लीजिए कुछ इस तरह का होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या, ये किससे जुड़ा होगा? अगर ये किसी फ्लावर के बाइसेक्सुअल पार्ट से जुड़ा है तो ये थैलेस से जुड़ा होगा यहाँ पे, और ये वाला पार्ट जो है ये मेन पार्ट है इसका। इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। तो फिलामेंट क्या करेगा, एंथर को पेडिकल से, ठीक है, जोड़ के रखेगा फिलामेंट। एंथर इसी में, इसमें जो इसके एंथर के अंदर इसमें बहुत सारे मेल सेल्स बनेंगे। मेल, जो मैंने बताया था, मेल सेक्स सेल्स जिसको हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे पॉलन बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनेंगे? एंथर में बनेंगे। और इस एंटायर स्ट्रक्चर को, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर को स्टेमेन कहते हैं। तो स्टेमेन में क्या क्या हुआ? फिलामेंट, एंथर, पॉलन ग्रेन्स। फिर से स्टेमेन में क्या क्या है? फिलामेंट, एंथर, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो मेन, जो जिनका, वो इन्हीं का तो काम है मेनली, इन्हीं को तो ट्रांसफर होना है यहाँ से, तो ये मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल पार्ट। मेल पार्ट या तो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर में प्रेजेंट होगा या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक। फीमेल पार्ट जो है वो मेल पार्ट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट्स होंगे, ज़्यादा फंक्शन है इसका ना, इसलिए। ठीक, अब देखिए मैं आपको फीमेल पार्ट के बारे में समझाता हूँ। देखिए, ठीक, ये पेडिकल है जो होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक, ओवरी के भीतर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल में ही मेन पार्ट है, जो मैंने बताया गैमेट। यहाँ पे मेन कौन इन्वॉल्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? गैमेट। गैमेट क्या है? तो एक तरह का स्पेशल सेल है, हैप्लॉइड सेल है। तो ये जो गैमेट है, फीमेल गैमेट जिसको हम एग बोलेंगे या ओवम बोलेंगे, ये ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। जैसे उसमें फिलामेंट था जो ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट कर रहा था, और ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टिग्मा।
और इसी एंटायर स्ट्रक्चर को एक वर्ड में यहाँ तक क्या बोल देते हैं, पिस्टिल या कार्पल, और इसका साइंटिफिक टर्म क्या है, गाइनोसियम। इसीलिए फीमेल डॉक्टर को, लेडीज डॉक्टर को गाइनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक, चलिए ये जो स्टिग्मा है, अब मुझे यहाँ पे क्या करने दीजिए मैं आपको। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया एक स्टेमन, इसके भीतर मैंने बना दिया पॉलन ग्रेन्स। तो जब इस स्टेमन, इस एंथर के पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे तो इसमें से ये निकलेंगे और उड़ के कहीं ना कहीं से यहाँ तक आएंगे। इसको हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, प्री फर्टिलाइजेशन में ही पढ़ेंगे। तो इसके बाद ये यहाँ पे उतरता है, हवा के माध्यम से आ जाए तो, या कोई इंसेक्ट इसको यहाँ से यहाँ तक लेके चला है, तो कैसे भी पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे आना जरूरी होता है। तो जो स्टिग्मा है, इन पॉलन ग्रेन्स को होल्ड करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये बहुत ही चिपचिपा होता है, स्टिकी है ना, स्टिकी होता है, एडहेशन क्रिएट करता है ये, ताकि पॉलन ग्रेन्स आए तो एकदम चिपक जाए यहाँ पे, है ना, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल जर्म सेल है, मेल गैमीट है। समझ रहे बात को? तो ये कहानी समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये एंटायर स्ट्रक्चर कार्पल या पिस्टिल, जिसको गाइनोसियम कहते हैं, इसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा होगा जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। ये वाला जो आप स्ट्रक्चर ट्यूब की तरह देख रहे हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं। नीचे ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एग्स होते हैं, एग सेल्स होते हैं, जो फाइनली पॉलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट अल्टीमेटली एक सीड में कन्वर्ट होता है, फिर सीड जर्मिनेट करके एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, देखिए फ्लावर के सारे पार्ट्स को हम अलग करते हैं। जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, तो रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं? रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट? अब उसकी जो पंखुड़ियां हैं ये डायरेक्टली थोड़ी इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, है ना। उसके जो सेपल्स हैं वो डायरेक्टली थोड़ी इन्वॉल्व है उसके रिप्रोडक्शन में। उसके जो स्टॉक है, उसके जो पेडिकल्स है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना। लेकिन जो एंड्रोसियम यानी कि जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है गाइनोसियम, ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इनको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल पार्ट्स। ये एसेंशियल पार्ट्स या एसेंशियल वॉल्ट्स भी कहते हैं। और ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, ये सपोर्टिव है, ये हेल्प करते हैं किसी तरह से। मेन रोल तो इनका है, ठीक। तो इनको एक्सेसरी या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट्स कह देते हैं, और जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको एसेंशियल पार्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट्स बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं हमारे, ठीक। चलिए, तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में ही हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बॉडी डेवलप होगा, तो प्लांट में भी वही काम होगा। प्लांट में भी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में उनका जो फ्लावर है वो क्या होगा, डेवलप होगा। फ्लावर डेवलप होगा, फ्लावर में इधर पॉलन ग्रेन और इधर ओवम क्या होंगे, मैच्योर होंगे। पॉलन ग्रेन इधर मैच्योर होगा, इधर ओवम मैच्योर होगा। जब दोनों की मैच्योरिटी हो जाएगी तो वो क्या होंगे, रिलीज़ किए जाएंगे कि चलो अब तुम लोग, फ्लावर कहेगा तुम लोग अब चलो, तुम लोग मैच्योर हो चुके हो, अब चलो तुम लोग चलो अपना काम करना शुरू करो, ठीक। तो गैमेटोजेनेसिस जो है, गैमेटोजेनेसिस हम लोग, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। फ्लावर में, मेल फ्लावर में और फीमेल फ्लावर में, फीमेल फ्लावर में, मेल फ्लावर में जो गैमेट है वो कौन है, तो पॉलन ग्रेन है। और फीमेल फ्लावर में कौन है, तो ओवम है। देखिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में मेल गैमेट हमेशा छोटा होता है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत छोटा होता है, और फीमेल गैमेट बहुत बड़ी होती है। उसका एक कारण होता है कि जब ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक सेल बनने वाले हैं। तो इस
इन जो ये सेल बनेगा उस सेल के पास पहले से कुछ रिजर्व फूड होना बहुत ज़रूरी होता है, रिजर्व फूड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फूड फीमेल एग अपने साथ पहले से रखती है, जिसकी वजह से फीमेल एग कंपैरेटिवली बड़ी होती है। ठीक, तो छोटा शेप और साइज में छोटा होने की वजह से मेल गैमेट को माइक्रो, ठीक है, माइक्रो वर्ड से डिनोट किया जाता है और इसको माइक्रो वर्ड से डिनोट किया जाता है। तो इसीलिए जो गैमेटोजेनेसिस फ्लावर में है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसमें उल्टा कर दीजिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन प्लांट्स or the formation of pollen grains in plants is called microsporogenesis. In the formation of egg or the female gametes in plants is called microsporogenesis. Microsporogenesis कहाँ होगा? तो बोलेंगे सर ये एंथर में होगा, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा? तो ये ओवरी में होगा, ओव्यूल में होगा। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज है। गैमेट के बनने के बाद आपका होगा पॉलिनेशन। गैमेट के बनने के बाद क्या होगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? पॉलिनेशन में पॉलेन वर्ड आप देख रहे होंगे, पॉलेन, यानी कि मान लीजिए कि ये एक स्टेमन है, और ये फीमेल पार्ट है, कार्पल है। इस पॉलेन को किसी तरह से यहाँ आना है, ट्रांसफ़र होना है, यानी कि पॉलेन का एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र है इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब जब तक ये पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे कैसे? और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक नया इंडिविजुअल कैसे बनेगा? तो सबसे पहले पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। और पॉलिनेशन से भी पहले किसका होना ज़रूरी था? तो उनका जो गैमेट्स है उनका बनना जरूरी था, यानी गैमेट का बनना जरूरी था। यानी पॉलिनेशन से भी पहले गैमेटोजेनेसिस का होना जरूरी था, और गैमेटोजेनेसिस से भी पहले किस चीज़ का होना जरूरी था? तो बॉडी को डेवलप होना जरूरी था। और बॉडी को डेवलप होने से भी पहले किसकी ज़रूरत थी? तो आदमी के जन्म लेने की ज़रूरत थी। यानी कि ये सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड है। कोई चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ पे इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इसको बढ़ाएंगे पॉलिनेशन के बाद और क्या होता है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।